Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. Today we will learn about the foundation of research. What are the academic search tools and strategies for the effective literature review? Hopefully, recent lecture आपको अच्छे से समझ आया होगा जिसमें हमने बेसिक रिसर्च की बात की थी. इसमें हम बात करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना. तो लिटरेचर रिव्यू हम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं और हमने कौन सी ऐसी जो है वेब ब्राउज़र है जिस पर जाना है और अपनी रिसर्च करनी है ताकि हमारे पास एक इफ़ेक्टिव लिटरेचर रिव्यू आए, एक अच्छा डाटा मिले हमें. ठीक है. आज के हमारे लेक्चर का मकसद होगा कि हम सर्च इंजन्स को पढ़ेंगे, स्पेशली जो रिसर्च में यूज़ होते हैं. ठीक है. जर्नल और एकेडमिक सर्च टूल्स कौन से होते हैं जो जिस पे हम लिटरेचर रिव्यू और डाटा सर्च करते हैं, एकेडमिक डेटाबेसेस कौन सी हैं और हम किस तरह से डाटा को सर्च कर सकते हैं एफिशिएंटली. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है सर्चिंग के. ओके. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्च इंजन होता क्या है. ये टूल होता है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट पे. ठीक है. डिफरेंट तरह के वेब पेजेस बने होते हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, डिफरेंट डाटा होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे पड़ा होता है. तो वो होते हैं सर्च इंजन जो हम इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी चीज़ पे अपलोड कर देते हैं और वो वेब ब्राउज़र के थ्रू हमारे तक आती है. और जिस तरह से विकीपीडिया है या डिफरेंट और भी हमारे पास जो है ना वेबसाइट्स होती हैं जिन पे हमें जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. हम मेडिकल से रेलिवेंट भी कोई चीज़ निकालेंगे ना, विकीपीडिया से रेलिवेंट विकीपीडिया की वेबसाइट्स हमें मिल जाएगी, लेकिन वो पीयर रिव्यूड नहीं होती, वो रिसर्च के लिए नहीं होती. ठीक है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल पॉइंट होता है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए. और सर्च इंजन, हर सर्च इंजन जो है वो रिसर्च के लिए सूटेबल नहीं होता. अब आप विकीपीडिया का जो डाटा है वो तो नहीं अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते. क्यों? क्योंकि वो पीयर रिव्यूड नहीं है. पीयर रिव्यूड का मतलब होता है कि वो किसी ऐसे स्पेशलिस्ट या किसी ऐसे साइंटिस्ट से जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे अप्रूव्ड नहीं है. लाइक एक एमनोलॉजिस्ट है और वो अपनी फील्ड का बहुत अच्छा जो है वो जानने वाला है, और या फिर किसी भी जर्नल का एडिटर है या रिव्यूअर है, तो डेफिनेटली उसके पास वो नॉलेज होगा कि वो आपकी रिसर्च को पढ़ेगा, उसमें से जो उसके जो जो बैड पॉइंट्स हैं या जो अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन ऐड हुई हुई है, बाय चांस आपसे ऐड हो सकती है, तो वो जो है डाटा की जो मिस्टेक्स होती हैं तो वो उसको करेक्ट करता है, उसको हाईलाइट करता है, आपको बताता है कि आपके डाटा में ये मिस्टेक्स हैं. और लेकिन जो ऐसे वेबसाइट्स होती हैं वो आपको हाईलाइट नहीं करती. ठीक है. तो उस पर गूगल आ जाता है, याहू आ जाता है, डक डक को एक वेबसाइट है वो भी इसी तरह से सर्च इंजन है. सो अब हमें पता होना चाहिए कि जर्नल और एकेडमिक सर्च इंजन में फ़र्क क्या है. जर्नल जो होता है वहाँ पे हमें बहुत ब्रॉड इन्फॉर्मेशन मिलती है. अगर आप गूगल पे जाकर लिखोगे एंटीबायोटिक, फिजियोथेरापी, एनाटमी, बायोटेक, तो वो बहुत डिटेल्ड वो जो है ना वो वाइड सी ब्रॉड सी इन्फॉर्मेशन देगा. वो हमें वो चीज़ नहीं देगा जो हम ढूंढना चाह रहे हैं या हमें जो है वो मिलनी चाहिए. ठीक है. तो जैसे गूगल या बिंग वगैरह हो गया, और हमेशा ये रिलायबल नहीं होती, बल्कि जर्नल जो सर्च इंजन्स होते हैं वो रिसर्च के लिए रिलायबल होते ही नहीं है क्योंकि वो एकेडमिकली पीयर रिव्यूड नहीं होते. एकेडमिक सर्च इंजन्स जो होते हैं ये पीयर रिव्यूड कंटेंट होता है. ठीक है. और स्ट्रक्चर्ड और क्रेडिबल सोर्सेज से जो है वो हमें मिलता है क्योंकि यहाँ पे उन एक्सपर्ट्स ने डाटा को रिव्यू किया होता है और उन जो है सर्च इंजन्स पे डाला होता है कि हाँ ये डाटा जो है आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हो या ये रिसर्चर्स से अप्रूव्ड है, ये हमारे मेडिकल रिसर्च में या कंप्यूटर रिसर्च में, आईटी रिसर्च में हेल्प कर सकता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास एकेडमिक सर्च इंजन्स मेजर कौन से आते हैं. सबसे पहले तो गूगल स्कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जर्नल है, बिगनर्स यही यूज़ करते हैं. उसके बाद पेबमेड, ये थोड़ा एडवांस आ जाता है. स्कॉपस उससे भी थोड़ा ज़्यादा एडवांस है. उसके अलावा वेब ऑफ साइंस एंड एम्बेस, ये भी कुछ हमारे पास एकेडमिक सर्च इंजन्स होते हैं जो कि हमारे काम आते हैं. ठीक है. सर्च में अब मैं आपको यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे आपको जो है वो डेमोस्ट्रेट करा देती हूँ और पबमेड हम देख लेते हैं. पबमेड हो गया एंड अदर इज हमारे पास स्कॉपस.
ये हमारे पास कुछ 3 मैंने आपको जो है मेजरली बताए हैं, जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी करना है, सर्च करना है एंटीबायोटिक्स, आप सर्च कर रहे हो और ये आपने यहाँ पे सर्च कर लिया, आपके पास वाइड रेंज ऑफ डाटा आ जाएगा और वही डाटा आएगा जो peer रिव्यूड है और जो साइंटिफिकली अप्रूव हुआ हुआ है, किसी एडिटर ने, किसी रिव्यूअर ने उसको जो है अप्रूव किया हुआ है, देन ही वो इस वेबसाइट पे आएगा और वो आप अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो। वो ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, आपके पास कुछ जो है वो ये एक्सटेंशंस भी होती हैं जो आप ऐड कर लेते हो, और उससे आपको पता चल जाता है कि इस आर्टिकल, ये जो जर्नल है, आर्टिकल है, वो किस जर्नल पे पब्लिश हुआ है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है और इसका 5 ईयरली जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो क्या होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना ऑथेंटिक डाटा होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर लगाने की होती है थोड़ी सी, कि हम लोग के लिए ईज हो जाता है कि हम लोगों ने लास्ट 5 ईयर्स का डाटा लेना है या हमने लास्ट 10 ईयर्स का डाटा लेना है। मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि लास्ट 5 ईयर्स का डाटा लें। कुछ प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो लास्ट 10 ईयर्स का भी डाटा ले सकते हैं, क्योंकि जो है हम लोग, अब अगर हम लोग 1998 की बात करते हैं, हमारे पास कस्टम रेंज अगर हम लोग यहाँ पे एनी टाइम पे हम कर लेते हैं, मेरे पास बहुत पुराना डाटा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अब अगर यहाँ पे मेरे पास 2014 का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, तो 2014 में क्या पता वो टेक्निक यूज़ ना होती हो जो अब नई आ गई हो, या पीसीआर के अगर बारे में हम बात करते हैं तो क्या पता कुछ ऐसी टेक्निक आ गई हो नई, जिसकी वजह से जो चीज़ है जो अभी नहीं यूज़ हो रही, तो जो अभी यूज़ हो रही है पहले यूज़ नहीं होती थी, तो डेफिनेटली वो हमें जो पुराना आर्टिकल है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास बहुत पुराने, ये देखें 1995 का डाटा है। ओके, तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। 1995 में एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या ही पता होगा, लेकिन अब इतनी एडवांस रिसर्चेस है 2026 और 1995 में बहुत डिफरेंस है। तो हमें जो है वो लेटेस्ट डाटा सर्च करना होता है, और मैं हमेशा जो लेटेस्ट 2022 से ही ऑनवर्ड जो है वो डाटा सर्च करती हूँ, मैं इससे पीछे की रेंज में जाती ही नहीं, ठीक है। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा जब मैंने आर्टिकल लिखा था तो मैंने उसमें ये मिस्टेक की थी, आप ये कह सकते हैं कि मेरा बहुत ड्रॉबैक था ये, कि मैंने एनी टाइम के फिल्टर के साथ अपने सारा आर्टिकल लिख लिया एंड एट द एंड मुझे पता चला कि नहीं, मुझे लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर्स का डाटा रखना था। अगर लास्ट 10 ईयर्स का तो चल जाता, लास्ट 5 ईयर्स का तो बहुत एक्सीलेंट बात है। तो लेकिन अब मेरा डाटा जो है वो 1995 तक का था, 1998 1995। तो जब से रिसर्च हो रही है तब का डेटा था, तो डेफिनेटली वो टेक्निक्स तो इसमें यूज़ ही नहीं हुई होंगी जो अब यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम डाटा को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे जो है वो हम लोग जो है वो रिव्यू आर्टिकल की टाइप लगा सकते हैं, ठीक है, और अलर्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, हम लोग सर्च करें, हम प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं किसी का नेम लिख के, और अगर उसकी गूगल स्कॉलर पे प्रोफाइल होगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। हम लोग इसे डिफरेंट प्रोफेसर्स को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी अपनी प्रोफाइल आ जाती है, जब आपका जो आपके आर्टिकल्स सबमिट होते हैं और पब्लिश होते हैं तो यहाँ पे शो हो जाते हैं। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी होती है, जो डाटा आपने सर्च किया होता है और उसको आप अपनी लाइब्रेरी में सेव करते हो और वो जो है वो आपके पास आ जाता है। देन आप जो ये देखें, मैंने यहाँ पे रीडिंग लिस्ट और ये इन्फेक्शन के आर्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग किया हुआ है। यानी कि मैं अगर इन्फेक्शन पे काम करी हूँ तो मैं इन्फेक्शन वाले लिस्ट में जो है वो अपने आर्टिकल सेव करती जाऊंगी और देन जो है वो मैं उनको यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये लाइब्रेरी का होता है। उसके अलावा हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं स्टूडेंट्स को लास्ट में बताती हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अलर्ट्स का भी कोई ऑप्शन है या ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। अब इस फीचर का क्या फ़ायदा होगा, आपका रिसर्च इंटरेस्ट, मैंने बताया आपका रिसर्च इंटरेस्ट कोई भी फील्ड हो सकती है। आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो एनाटॉमी है, ठीक है, ठीक है, आपने एनाटॉमी लिखी। अब एनाटॉमी में जितना काम होगा आगे आने वाले दिनों में एनाटॉमी पे, या आप जो है वो इम्यूनोलॉजी की बात कर लेते हो,
तो ये एनालॉजी आपने क्रिएट अलर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट क्रिएट अलर्ट कर दोगे। यहाँ पे इस ईमेल पे आपके पास जो है वो सारा जो न्यू रिसर्च हुई होगी वो रोज की रोज, लाइक अगर 2026 है और आज की डेट जो है उस पर कोई भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो फौरन मेरे पास मेरी ईमेल पे शो होगा कि ये एक नई रिसर्च हुई है एमनोलॉजी की फील्ड में, आप इसको पढ़ लें, कि आपको कोई नया नॉलेज मिल सकता है उससे, या आपको कोई नया आइडिया मिल सकता है, आपको पता चल सकता है कि लेटेस्ट अभी इस फील्ड में कौन सी रिसर्च हो रही है और मैंने किस फील्ड की तरफ जाना है, या मैंने कौन सी डोमेन में इसमें किस चीज़ पे जाना है। क्योंकि एमनोलॉजी में भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, वास्ट है, ट्यूमर्स हैं, और हमारे पास जो है एपिसीज वगैरह डिफरेंट सेल्स हैं। तो वो जो चीज़ें हैं हमें बाद में पता चलती रहती हैं कि ये इन पे लेटेस्ट काम हो रहा है और हमने ये करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आता रहता है, ठीक है। तो ये गूगल स्कॉलर एक सिंपल सी जो है वो टेक्निक है इसको इस्तेमाल करने की। अब मैं आपको यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी सर्च करके बताती हूँ। मैंने ऑटो इम्यूनिटी का एक टॉपिक लिखना है और मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, मेरे पास डिफरेंट आर्टिकल्स आएंगे, मैं उन पे जो है वो यहाँ पे लगाऊंगी फिल्टर, ठीक है। 2022 का आप अपनी कस्टम रेट लगा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ सुपरवाइजर जो हैं या कुछ प्रोफेसर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप 2016 से ऑनवर्ड डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 2018 से ऑनवर्ड डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टम रेंज से आप अपना जो है डाटा की टाइमिंग है वो सेट कर सकते हो कि मैंने इस टाइम तक का डाटा जो है लेना है। यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सेव करोगे तो आपकी जो लाइब्रेरी मैंने यहाँ से बताई थी वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ साइट का ऑप्शन होता है कि आपने डिफरेंट जो आर्टिकल्स को साइट करना होता है तो वो आप साइट कर सकते हो। ये देखिए, आप जो मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी में आपने सेव करना है, आप एक नई जो है वो रीडिंग लिस्ट क्रिएट करके और वहाँ पे जो है आप अपना कर सकते हो, ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो सेव होता रहेगा। उसके अलावा यानी कि आपको हर डाटे को डाउनलोड कर सकते हो। हम जब रेफरेंसेस वाले जो है टॉपिक पे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पबमेड, जो कि एडवांस्ड लेवल होता है सर्चिंग का। यानी कि आपने कोई भी एडवांस चीज़ पढ़नी है मेडिकल की फील्ड में, स्पेशली ये मेडिकल लाइफ साइंसेस से रिलेवेंट जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेस और बायोटेक के और मतलब जो मेडिकल रेलिवेंट प्रोफेशंस हैं उनके लिए यूज़ होता है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, ठीक है। और NCBI से एफिलिएट है पबमेड। यहाँ पे आप एंटीबायोटिक या ऑटो इम्यून हम लिख लेते हैं, इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स होते हैं। ये सारे आपके पास जो हैं वो आर्टिकल शो हो रहे हैं, ओके। अब आपने क्या करना है, जिस तरह से आपने गूगल स्कॉलर पे काम किया था सेम इसी तरह आपने यहाँ से अपने जो रिजल्ट्स हैं उन पे फिल्टर लगाना है। मैंने यहाँ पे पहले से फिल्टर लगाया हुआ है, मैं इन सब फिल्टर को क्लियर आउट कर देती हूँ और देन आपको बताती हूँ कि आपने फिल्टर कैसे सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले इतने सारे रिजल्ट्स जो होंगे, अब आपको मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगी ना। ये मैंने ऑटो इम्यून सर्च किया है, मैं चाह रही हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स का मेरे पास डाटा हो, सिर्फ मुझे लास्ट 5 ईयर्स का डाटा चाहिए। आप देखें कितने पहले आर्टिकल्स थे और कितने कम हो गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे फुल टेक्स्ट की बेस पे भी कर सकते हो, फ्री फुल टेक्स्ट होता है और एक पेड हमने पे करना होता है, या हम इंस्टीट्यूट की बेस पे जो है ना उस एब्स्ट्रैक्ट को या उस आर्टिकल को एक्सेस करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। आप कहते हो कि मैं अकेले एब्स्ट्रैक्ट्स, क्योंकि अकेले एब्स्ट्रैक्ट्स भी पब्लिश होते हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट्स पे देखना चाहते हो, आप फ्री फुल टेक्स्ट जो है वो देखना चाहते हो कि आपके पास पूरा आर्टिकल मौजूद हो, आप वो देखना चाहते हो। आपके पास ये देखो कितना फिल्टर लग गया, पहले 80 था कि कुछ था और अब 50 कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से आर्टिकल टाइप पे भी डिस्कस कर सकते हो कि मैंने सिस्टमिक रिव्यू करना है, मैंने जो है वो क्लिनिकल ट्रायल मेटा एनालिसिस या कोई भी ये चीज़ करनी है, या फिर आप यहाँ पे मोर टाइप्स पे आके यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है वो अपनी स्टडी टाइप डिसाइड करोगे। लाइक के आप कहते हैं कि मुझे RCT देखनी है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स देखने, आप यहाँ से इसका फिल्टर लगा लोगे। या आप कोई रिसर्च कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो आप बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे लगा लोगे, या इस तरह की जो है ना वो लगा ले। मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल स्टडी चैनल लगा देती हूँ एक, और मैं RCT लगा देती हूँ, ठीक है।
यहाँ से मैं इसको RCT लगा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के सारे जो है ना लगा लोगे। यहाँ पे रिव्यू आ गया आपके पास, सिस्टमिक रिव्यू आ गया। तो इस तरह से आपने अप्लाई किया, और यहाँ पे आपके पास और जो है वो देखो कितने कम फिल्टर्ड रिजल्ट्स हमारे पास ओनली जो है वो आ गए हैं। अब क्या कर सकते हो, अब आप अपनी मर्जी से आर्टिकल्स देख रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल फिल्टर्स हैं। ये इतने काम के नहीं होते, क्लियर और रिसेट वगैरह करना हो तो ये सारा ये इस तरह से जो है ना वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप साइट करना चाहते हो तो इसको साइट कर लोगे, या डाउनलोड अगर साइटेशन करना चाहते हो वो कर लोगे, और ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने इस तरह से करना होता है। उसके पास स्कोपस होता है, ये इतना हम यूज़ नहीं करते, बस अपना सब्जेक्ट एरिया डालोगे और यहाँ से आपको अपने रेलिवेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि आप एनिमल साइंसेज एंड जोलॉजी की बात करते हो तो इससे रेलिवेंट आपको आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं करते, यहाँ पे इसके भी फिल्टर्स लग जाते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं कि पबमेड या फिर जो है ना वो गूगल स्कॉलर पे काम करें। तो ये कुछ जो थे, और वेब ऑफ साइंस एंड इम्बेस जो है वो जो एडवांस आ जाते हैं और ये पेड भी होते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी पास आ जाती है सर्चिंग टेक्निक्स कौन सी होनी चाहिए हमारे पास। अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो लाइक हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो हमने अपना डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है, हमारे पास क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम अपना डाटा एक इफेक्टिव डाटा इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जितना अच्छा डाटा होगा उतना अच्छा आर्टिकल होगा, और जितना अच्छा आर्टिकल होगा उसके पब्लिकेशन चांसेस उतने हाई होंगे एक अच्छे जर्नल में। तो फिर सर्चिंग टेक्निक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि एक आम स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती कि आपने सर्च क्या करना है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करोगे तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं जाता, बस उन्हें कहा जाता ठीक है लिख के ले आओ, ठीक है, इतना कहा जाता है। तो आपने अपनी सर्चिंग टेक्निक अगर अच्छी रखी तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा डाटा कलेक्ट कर लोगे। सबसे पहले तो आपने एक राइट माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना है। आपने ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो करनी है। आपने क्या चीज़ एक्चुअल में क्या चीज़ जो है वो आपने सर्च आउट करनी है। आपने स्मार्ट कीवर्ड्स लेने हैं। आप ऑटो इम्यून लिख लो, आप ऑटो इम्यूनिटी लिख लो, आप ऑटो इम्यून डिजीजेस लिख लो, आप ऑटो इम्यून डिजीज के आगे कोई जो नेम है जैसे कि रुमेटॉइड अर्थराइटिस है वो कर लो। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट कीवर्ड्स कर सकते हो और उसकी बेस पे आप सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बुलियन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, जो कि वेरी इफेक्टिव टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, और हर किसी को सिखाई नहीं जाती, बल्कि जो जिनको हाई लेवल ऑफ रिसर्च सिखाया जाता है ना, मेटा एनालिसिस या सिस्टमिक एनालिसिस इन्हें सिखाया जाता है, जो कि बहुत हाई रिसर्च टाइप में आती हैं, जो बहुत जो है जिनका नाम होता है उस रिसर्च टाइप में आपको बुलियन ऑपरेटर का बाज़ दफ़ा बता देते हैं, बाज़ दफ़ा इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये बहुत एक अच्छी और इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपके पास डाटा कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बुलियन ऑपरेटर में हमारे पास तीन तरह के वर्ड्स आते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड क्या है, नैरो सर्च करता है, ठीक है। अगर आप दो कीवर्ड्स के दरमियान में एंड लगा दोगे तो वो दोनों के बारे में बताएगा, वाउंड इन्फेक्शन और बैक्टीरिया। मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ ऑटो इम्यून और इम्यूनिटी की बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप एंड के साथ जो सर्च करोगे, ठीक है, वो उसकी नैरो सर्च करेगा। उसके बाद आपने डिफरेंट तरह से डाटा को सर्च करके देखना होता है ना, कि अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो मेरे पास कौन सा आर्टिकल आता है। अगर आप लिखोगे ऑटो इम्यून, ठीक है, आपके पास एक ही तरह के आर्टिकल्स आते जाएंगे। अब आपने पहले 10 में से ले लिया, ठीक है। अब आप कितने आर्टिकल्स जो है वो बार बार आपके पास वही आर्टिकल्स आते जाएंगे, बार बार वही आते जाएंगे, आपको अगर मेरे पास तो सिर्फ डेटा इतना सा है। तो आप जब एंड इस्तेमाल कर लोगे तो आपके पास डेफिनेटली डाटा जो है वो डिफरेंट तरह का आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद और आता है जो कि आपकी सर्च को ब्रॉडन कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो या तो बैक्टीरिया के बारे में बताओ, या पैथोजन कोई भी एक टर्म हो वो जिसमें आ रही है ना वो आपने बता देना। हो सकता है बैक्टीरिया सिर्फ जिस आर्टिकल में बैक्टीरिया की बात हो रही है उसमें पैथोजन की बात ना हो रही हो, जिसमें वाउंड इन्फेक्शन की बात हो रही है उसमें बैक्टीरिया की बात ना हो रही हो, जिसमें ऑटो इम्यून की बात हो रही है उसमें इम्यूनिटी की बात ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट दोनों चीज़ें इस तरह की होती हैं कि साथ ही होती हैं। उसके अलावा आपने नोट, यानी कि या तो एक वर्ड होगा एक वर्ड नहीं होगा, यानी कि आपने वाउंड इन्फेक्शन बताना है
बर्न नहीं बताना आपने, ठीक है। आपने बैक्टीरिया बताना है, पैथोजन की आपने डिस्कशन नहीं करनी, आपने पैथोजन से रेलिवेंट मुझे आर्टिकल नहीं दिखाने, आपने मुझे ऑटो इम्यून से रेलिवेंट दिखाने, आपने इम्यूनिटी का जिसमें जिक्र हो रहा है ज़्यादा आपने वो नहीं बताना। तो ये तीन तरह की जो चीज़ें हैं, हम कीवर्ड्स को हम ऐड करके जो बुलियन ऑपरेटर बनाते हैं और उस पर सर्चिंग करते हैं, वेरी इफेक्टिव टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा हम कोटेशन मार्क्स ऐड करेंगे, यानी कि मैंने ऑटो इम्यून सर्च किया और मैंने जो है ना वो लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, अगर तो यहाँ पे अगर मैंने कोटेशन, चले आप खुद सर्च कर लीजिएगा, अगर आपने कोटेशन सर्च किया तो आप क्या करोगे, कोटेशन मार्क ऊपर लगाओगे और दरमियान में आपका ऑटो इम्यून है, यानी कि सर्च इंजन, यहाँ पे आप लिखो ऑटो इम्यून और कोटेशंस मार्क कर दो जो आपके पास होते हैं, तो आपके पास जो है वो एक डिफरेंट तरह की रिसर्च आएगी, आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स आएंगे। उसके अलावा आपने सर्च करते हुए अप्लाई फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। मैंने आपको आगे बताया कि जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा था तो मैंने 1995 के डाटा पुट कर दिया, और जब मैंने वो आर्टिकल लिखा उसके बाद जब मैं चेक करवाया किसी को कि भाई मैंने ये पब्लिश कराना है, तो उसने कहा कि दोबारा से लिखो सारा, क्योंकि आपने वो डाटा इस्तेमाल किया जो एग्जिस्ट ही नहीं अब कर रहा ना। पीसीआर की कितनी टेक्निक्स और आ गई हैं, आपने तो सिर्फ वो बात की हुई है जबकि पीसीआर का कॉन्सेप्ट ही शायद ना होता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमने फिल्टर स्मार्टली अप्लाई करना होता है। इसके अलावा आप सिनोनिम्स यूज़ करोगे कि आप ऐसी वर्ड्स यूज़ करोगे जो आपके जो है जो है उससे मिलते जुलते हो, सिनोनिम्स हो। उसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, फुल सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है। वो कहेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी इन द इम्यून सिस्टम और कंप्लीमेंट सिस्टम, इस तरह करके पूरी लाइन लिखेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि कंप्लीमेंट सिस्टम को वो अलग जो है वो कर लें और ऑटो इम्यूनिटी को अलग कर लें, ठीक है। तो इस तरह के जो है थोड़े से ब्लंडर्स स्टूडेंट्स कर जाते हैं। उसके अलावा नॉट यूजिंग एंड और यानी कि बुलियन ऑपरेटर ही नहीं यूज करें, फिल्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने बताया कि कितनी बड़ी मिस्टेक है कि आप फिल्टर्स को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ एक सर्च इंजन इस्तेमाल करो, आप कह रहे हो कि मैं गूगल स्कॉलर पर रिलाई करूंगा, अब मैं यहाँ सिर्फ पबमेड पर रिलाई करूंगा, आप डिफरेंट टाइप के वेबसाइट, डिफरेंट तरह के सर्च इंजन को ट्राई करना चाहिए। और क्लिकिंग रैंडमाइज वेबसाइट, आप कोई भी गूगल पे जाओ रैंडमाइज लिखना शुरू कर दो, तो वो उससे जो है आपका आर्टिकल का सर्च जो इंजन है, जो सर्चिंग है वो सही नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। सेकंड लेक्चर जो हमारे जो है हमारे रिसर्च प्रोग्राम का कि आपने सर्चिंग टेक्निक सीखी कि किस तरह से आपने सर्चिंग करनी है। अब इसके बाद आपकी जो असाइनमेंट होगी वो ये होगी कि आपने जो है अपना रिसर्च इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, आपने देखना है लिटरेचर रिव्यू करना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, मैं कौन सी फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, मैं किस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं लिटरेचर रिव्यू करूँगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया ना कि मेरा इंटरेस्ट ऑटो इम्यूनिटी में, आपने यहाँ पे आके लिखा ऑटो इम्यूनिटी, यहाँ से अपने आर्टिकल्स पढ़े। मैं इस आर्टिकल को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। मैं इसके स्ट्रक्चर की बात इंशाल्लाह आपको उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, हम आर्टिकल्स को खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें आ गया है आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे अब आप पढ़ते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऑटो इम्यूनिटी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ों की बात हुई है। आप मोस्टली हम इंटर वगैरह नहीं पढ़ते, हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास ये देखें, ये सारा इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। इस आर्टिकल में हाईलाइट क्या किया हुआ है, अब ये बताया हुआ है कि रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, ये चीज़ें, तो ठीक है। ये चीज़ें आप जो है ना वो फिर एंड पे चाहते हो कि हमारे पास फुल में नहीं है आर्टिकल, ये हमें एक्सेस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स कुछ होते हैं और कुछ जो है हमारे पास होते हैं फ्री फुल टेक्स्ट होते हैं, और कुछ हमें पे करके यहाँ फिर हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अकाउंट से जो है वो एक्सेस करनी पड़ेगी। ये भी आई थिंक यूनिवर्सिटी के अकाउंट से हमें एक्सेस करना पड़ेगा, बहुत सारे हमें इस तरह से मिल जाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है। अब ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी ये देखें इंटरलिंकिंग 17A की बात हो रही है, इंटरफेरॉन्स की बात हो रही है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो, आप लिटरेचर बात करते हो, एंड देन जो है ना आप सर्च करते हो कि मैं इस चीज़ पे काम करूँ। अब आपने क्या करना है, अपना लिटरेचर रिव्यू करना है, रिसर्च इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे, अपना टाइटल बनाना सीखेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो।